नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज जो हम बात करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा ठंड आनी शुरू हो गई है और पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ने लगा है और इसके साथ-साथ त्योहारों का मौसम भी है। तो यहाँ पर हमें आजकल क्या समस्या आने लगती है, हमें जैसे कफ़, कोल्ड, गला ख़राब होना और साथ-साथ में एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों को, बच्चों में भी ऐसी बहुत ज़्यादा समस्याएँ देखने में आती हैं। और जिससे हम अपनी जो हमारी विंटर्स हैं वो बहुत ही हमारी मुश्किल हो जाती हैं, हम बहुत ही सफ़र करते हैं इन सब प्रॉब्लम से। तो आज हम उनका सॉल्यूशन जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमें ऐसी समस्याएं हैं, और नहीं भी हैं तो हम कोशिश करें कि इन समस्याओं से हमें कैसे बचना चाहिए, हमें आने वाले समय भी ये समस्याएं ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणायाम की। तो प्राणायाम को कौन-कौन से प्राणायाम हमें यहाँ पर करने चाहिए और कितना समय उनको देना चाहिए। इसके साथ-साथ हम यहाँ पर खाने-पीने का भी जानेंगे कि हम अपने खान-पान में क्या बदलाव करने चाहिए, और साथ-साथ में कुछ ऐसी सिंपल होम रेमेडीज़ भी देखेंगे जो हमें इन समस्याओं से बचने में बहुत मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर प्राणायाम से। तो प्राणायाम को हम यहाँ पर शुरू करते हैं कपालभाति से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो अभ्यास करेंगे वो अभ्यास आप करेंगे कपालभाति का। कपालभाति का जब आप अभ्यास करें, एक तो उसको बहुत तेज़ी से ना करें, उसको आराम-आराम से करें। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक की स्पीड से आप यहाँ पर प्राणायाम को करें और उसको कम से कम आप 5 मिनट करें और 5 से 10 मिनट तक का समय उसके लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक भी आप करते रहें, तो इतना भी ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट अगर आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको करनी होगी प्राणायाम की, वो होगा आपका भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम में जो है, इसको भी आप कम से कम 10 बार तो करेंगे ही, थोड़ा 20 बार तक भी आप इसमें जा सकते हैं। नंबर्स इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर बहुत कम नंबर हम करते हैं तो वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता प्राणायाम, और बहुत ज़्यादा नंबर अगर हम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदे की जगह में नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए ड्यूरेशन पर भी उतना ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्राणायाम के करते हुए। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम को जब आप करेंगे तो किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, एक बार उसको देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मिनिमम 10 और 20 टाइम्स तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम हम यहाँ पे डीप ब्रीदिंग, गहरा लंबा श्वास लेना है आपको और गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। यानी कि नाभि तक सांस को लेकर जाएंगे और उसको धीरे धीरे ही एक्सेल करना है, बहुत तेज़ी से नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से डीप ब्रीदिंग को भी आप 10 से 15 बार तक अभ्यास इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है ये, जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो अनुलोम विलोम को या नाड़ी शोधन को कितना समय हमें देना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर हम जब देखते हैं कि अधिकतर लोग 1-2 मिनट करके उसको छोड़ देते हैं। तो 1-2 मिनट आप अगर नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा देखने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पे आपको 5 मिनट तो देना ही है, और 10 मिनट 15 मिनट तक भी आप जा सकते हैं। तो जब तक, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्राणायाम का जो टाइम है उसको भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता कि एक एक दो बार हर एक प्राणायाम को किया और कंप्लीट हो गया आपका प्राणायाम, 5 मिनट में आप पूरा प्राणायाम ख़त्म कर दें। तो ऐसा प्राणायाम करने से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। तो इसलिए समय पर खास करके हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो नाड़ी शोधन को देखते हैं एक बार किस तरीके से हमें अभ्यास करना होगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे और सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है
कुछ देर अपनी सांस को अंदर रोकेंगे और धीरे धीरे फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। और इसी तरीके से आपको फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और फिर लेफ़्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। तो इस तरीके से नाड़ी शोधन का अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट आपको करना चाहिए। नेक्स्ट प्राणायाम की बात अगर हम यहाँ पे करें वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और लेकिन हम अधिकतर सोचते हैं कि उज्जयी प्राणायाम सिर्फ थायराइड को अगर प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, तो ऐसा नहीं है। जितनी भी जैसे सांस से जुड़ी हुई अगर आपको समस्याएं हैं तो उसमें भी उज्जयी प्राणायाम आपको बहुत लाभ पहुंचाता है। तो इसलिए उज्जयी प्राणायाम को भी यहाँ पर कम से कम आप 10 बार ज़रूर करें। तो एक बार देखते हैं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आपको कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर सांस लेते हुए आपको इस तरीके से और फिर अपने चिन लॉक करेंगे और एक्सहेल। तो इस तरीके से आपको उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। नेक्स्ट प्राणायाम यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे तो वो है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाता है। अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, इसमें भी वही बात है टाइम की, तो कम से कम आपको 5 मिनट तो देना ही चाहिए और आप यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट तक भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप कम से कम ओम का उच्चारण तो आप करेंगे ही। तो रात को जैसे सुबह में भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी अगर आप 10 मिनट ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको इन सब समस्याओं में तो फ़ायदा होगा ही, साथ साथ में आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आप ये एक कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया और 15-20 मिनट तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये एक कॉम्बिनेशन में प्राणायाम कर सकते हैं, तो आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मुद्राओं की। मुद्राएं भी हमारे जो दोष हैं उनको सम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी मुद्राएं हमें फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो अगर आपको सांस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो यहाँ पर प्राण मुद्रा, लास्ट की दोनों फिंगर, हमारी रिंग फिंगर और हमारी लिटिल फिंगर, इन दोनों की टिप को आपको मिलाना होगा थंब की टिप से और ये दोनों फिंगर सीधी रहेंगी। तो प्राण मुद्रा का अभ्यास भी आप प्राणायाम करते हुए, मेडिटेशन करते हुए या फिर चलते फिरते भी आप मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। तो प्राण, ये हमारी हुई प्राण मुद्रा, जो कि हमें अगर सांस से संबंधी समस्याएं हैं या फिर कफ है, कोल्ड है, तो इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। नेक्स्ट मुद्रा है यहाँ पर जो है उदान मुद्रा। तो उदान मुद्रा भी आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। तो इसका अभ्यास आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से तीनों फिंगर्स की टिप को मिला कर रखना है। ये इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर की तीनों टिप, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि बिल्कुल ये जो टिप है हमारी, इनको हमें यहाँ पे मिलाना होता है, ऐसे नहीं रखना होता, ठीक है। तो टिप्स को मिलाकर इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्राणायाम के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी मदद करेंगे इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। तो यहाँ पर हम अगर जल नीति का अभ्यास करते हैं तो जल नीति भी हमें बहुत मदद करती है इन सब समस्याओं में। अगर आपको साइनस है, कोल्ड, कफ की जैसी समस्याएं बार बार जल्दी होती हैं या एलर्जी बहुत जल्दी होती है, तो उस समय आपको जल नीति का अभ्यास भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर आपको कोल्ड हुआ है या फिर समय प्रॉब्लम है तो आप उस समय इसको अवॉइड करें, अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
जल नीति का अभ्यास आप नियमित रूप से भी कर सकते हैं, या और अगर कोई स्वस्थ मतलब पर्सन है तो कम से कम वीक में 2 बार तो हर किसी को जल नीति का अभ्यास करना चाहिए। तो ये बात रही जल नीति की। जल नीति के साथ साथ कुंजल क्रिया का अभ्यास भी अगर हम करते हैं तो ये और उसके जो लाभ है उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो कुंजल क्रिया का अभ्यास भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कई बार जैसे बहुत लोगों को देखने ऐसा लगता है कि उनको सांस बहुत खुल के नहीं आता, उनकी नाक बंद रहती है, तो इस तरीके की समस्याएं भी बहुत लोगों में बनी रहती हैं। तो इसमें यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, मुल्तानी मिट्टी जो कि बहुत आसानी से मिल जाती है, तो मुल्तानी मिट्टी लेनी होगी, उसका एक पेस्ट बनाना होगा। रोज़ वाटर में भी बना सकते हैं, गुलाब जल के साथ भी बना सकते हैं, या फिर सादे पानी से भी उसको बना सकते हैं, जैसे हम फेस पैक बनाते हैं वैसे ही। तो आप उसको अपनी नोज़ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और चाहें तो पूरा फेस पे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन बहुत थिन लेयर, पतली लेयर में नहीं लगाएंगे उसको, थोड़ा सा मोटी लेयर रखेंगे। तो क्योंकि मिट्टी के अंदर ताकत होती है कि वो सभी टॉक्सिन्स को खींचने की उसके अंदर बहुत शक्ति है। तो अगर हम यहाँ पर नोज़ पर मुल्तानी मिट्टी को लगाते हैं तो वो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको खींचने की खींचती है, और हमारी जो नोज़ है उसमें भी वो खुल जाती है, जिससे हमें ब्रीदिंग जो है हमारी बहुत अच्छी होने लगती है। तो आप इसको, लेकिन अगर आप इसको नियमित रूप से कम अगर आप करें, इसको 40 डेज़ कंटिन्यू करें, तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ देखने में मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर खान पान के बारे में, क्योंकि बिना खान पान में बदलाव किए सभी चीज़ें अधूरी होती हैं। आप चाहे जितनी अच्छी चीज़ें कर लें, लेकिन अगर अपने खान पान में बदलाव नहीं करेंगे तो आपको जो 100% रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं खाने पीने की। खाने पीने में हम बात यहाँ पर शुरू करेंगे अपने रात के खाने से। तो रात का खाना हमें कैसा हमारा होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको एलर्जी है, कफ़, कोल्ड, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आपको ऐसी समस्याएं बार बार जल्दी होती हैं तो आपको गेहूं को रात को अवॉइड करना होगा। गेहूं को आप रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत सारे अनाज हैं हमारे देश में, तो किसी भी दूसरे अनाज के साथ आप उसे रिप्लेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याएं तो सिर्फ इसी बदलाव से ही ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप मक्की, बाजरा, जौ, ज्वार और चौलाई का आटा और सामक का चावल, तो इस तरीके के अलग अलग अनाज आप यूज़ करें, पर कोशिश करें अगर गेहूं का भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें से जौ का आटा मिला लें, या दूसरा ऐसे ज्वार का, और तो कोई आप नहीं, या फिर चने का। तो इस तरीके से आप रात को गेहूं को आप अगर छोड़ देंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं कफ कोल्ड के साथ साथ अगर आपको ब्लॉटिंग होती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो ये सारी समस्याओं से भी आप पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे जोर देकर कहूँगी इस बात को कि इसमें बदलाव करने की पूरी कोशिश करें। साथ साथ में टाइम से अपना पूरा मील लें, स्पेशली रात का खाना। जितना आप लेट खाएंगे तो वो उतना ही आपकी एलर्जी को बढ़ा देगा, और उतना ही कफ, कोल्ड, आपका जो इवन तीनों दोषों को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपका रात का खाना लेट होता है, हैवी होता है, या आप रात को देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो ये भी हमारे तीनों दोषों को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर ये बदलाव आपको ज़रूर करना होगा, और इसके साथ साथ दूध से बनी हुई चीज़ों को भी आप जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करें। वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा प्योरिटी नहीं हमारे देखने में आ रही है, तो उन चीज़ों को जितना भी अवॉइड कर सकते हैं उनसे बचें। खट्टी चीज़ों से बचें और दूध की चीज़ों से बचें। गेहूं को थोड़ा रिप्लेस करें,
तो और आंवला, यहाँ पर विटामिन सी को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। जिस फॉर्म में भी आप ले सकते हैं उस फॉर्म में लेने मतलब उसको ऐड ज़रूर करें। तो आंवला त्रिफले की फॉर्म में आप ले सकते हैं, मुरब्बा हो गया, या जिस भी फॉर्म में आपको लगता है आप ले सकते हैं। आंवले आपकी जो डाइट है उसमें, जो दिनचर्या है उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे संतरा है या और इस तरीके के विटामिन सी के सोर्सेज हैं, उनको भी अपनी खान पान में ज़रूर शामिल करें। तो ये भी हमारी सभी समस्याओं को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो आज का टॉपिक है वो अच्छा पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा ज़रूर। तो इसी के साथ अपने त्योहारों को एंजॉय करें। हैप्पी दिवाली, अपना ध्यान रखें और धन्यवाद।